बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज का ये लेक्चर नंबर 5 है। प्रीवियस लेक्चर्स में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में एंड लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 में जो अब तक हमने डिस्कशन किया है, डिस्कशन मतलब जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी भी हमने डिस्कस कर लिया है। एपी पे थोड़ा सा हम ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे एपी का सीक्वेंस है, जो जो काम हम एपी के लिए कर रहे हैं वही सब कई सारी चीज़ें जीपी के लिए रिपीट होंगी। तो दैट्स वाई आप एपी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। ठीक बात है क्या? तो प्रीवियस टर्म्स पे हमने किया था हाइलाइट्स ऑफ एपी। इसमें हमने बताया था सम बेसिक प्रॉपर्टीज जो आपको ध्यान में रखना है, जो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको हेल्प करेगा। इज दैट क्लियर? ये सब बातें आपको क्लियर है क्या? तो चलिए अब बच्चों इस टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करते हैं और इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन बोर्ड पे। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखा हुआ है, इट इज गिवन दैट इफ ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन एपी एपी में अगर है तो देन प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में दिया हुआ है 1 बाई दिस इज बी प्लस ऑफ सी कॉमा 1 बाई सी प्लस ऑफ ए कॉमा दिस इज 1 बाई ए प्लस ऑफ बी आर इन एपी। ठीक है, एपी में होगा। ये तो प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ द सेकेंड पार्ट बी पार्ट इज दैट इज ए बाई बी प्लस ऑफ सी एंड दिस इज बी बाई सी प्लस ऑफ ए एंड दिस इज सी बाई ए प्लस ऑफ बी आर इन ए पी। ये दो अलग अलग पार्ट है। मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर एपी में होगा तो ये भी एपी में होगा और ये भी एपी में होगा। तो आप इसको प्रूव करिए। जो प्रॉपर्टीज हमने बताया है, जो चीज़ अभी तक हमने सीखा है उसका यूज करते हुए इसको अगर आप प्रूव करेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए एक बार आप करके क्या आप कर पाते हो, क्या आप सोच पाते हो कि नहीं सोच पाते हो। इज दैट क्लियर? क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है आपको? चलिए तो आप वीडियो पॉज करिए। वीडियो पॉज करके अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो वेल एंड गुड, अच्छे से समझ में आएगा, बढ़िया समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? तो चलिए बच्चों, आपने अटेम्प्ट किया होगा बहुत बढ़िया से। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व अगर करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, तो आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे ए पार्ट में तो सबसे पहले गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन जो है उस पर बात करते हैं। गिवन है कि ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन क्या है, ये आर इन एपी है। अगर ये एपी में है तो क्या होगा, दिस स्क्वायर माइनस ऑफ दिस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। अब इसका डिफरेंस अगर देखें तो बी माइनस ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, बी प्लस ऑफ ए इक्वल टू ये हो जाएगा सी माइनस ऑफ बी इंटू क्या होगा, दिस इज सी प्लस ऑफ बी होगा। इज दैट क्लियर? अब ये इस तरीके से जो एक्सप्रेशन है दिस स्क्वायर माइनस मतलब दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, इस तरीके से यूज इसलिए किए हैं क्योंकि अगर आप ध्यान देखो फर्स्ट पार्ट में ध्यान दो तो उसमें क्या है, बी प्लस सी ए प्लस बी इस टाइप का टर्म क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। अगर हम दोनों तरफ इसमें डिवाइड कर दें, डिवाइड बोथ साइड बाई किससे डिवाइड कर दें, ए प्लस ऑफ बी इंटू बी प्लस सी और फिर इंटू सी प्लस ऑफ ए। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा दिस इज बी माइनस ऑफ ए अपॉन में बी प्लस ऑफ ए, बी प्लस ए कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा बी प्लस सी इंटू दिस इज सी प्लस ऑफ ए इक्वल टू में। अब यहाँ से बी प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो दिस विल बी सी माइनस ऑफ बी अपॉन नीचे क्या आएगा, दिस इज ए प्लस ऑफ बी इंटू दिस इज बी प्लस सी तो कैंसिल हो गया एंड सी प्लस ऑफ ए रिमेनिंग है। अब सोचने वाली बात यह है कि सर अब यहाँ पे ये और ये क्यों नहीं काट रहा है। देखो वहां पे काटेंगे तो एक्चुअली जो हमें क्रिएट करना है ए प्लस सी एक्सप्रेशन में चाहिए, फिर वहां पे लाने में प्रॉब्लम होगी, तो काटेंगे नहीं। अब देखिए ध्यान से, b माइनस ए जो ऊपर है क्या इसका और इसका डिफरेंस है, इस दोनों का डिफरेंस ले सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस ऊपर दिखाई देगा। तो ये हमें दिखाई देगा क्या, अब देखिए ध्यान से, तो इसको अगर हम लिख दें b प्लस सी माइनस ऑफ सी प्लस ऑफ ए, ठीक है, और नीचे में दिस इज बी प्लस सी इंटू क्या है ये सी प्लस ऑफ ए है इक्वल टू, अगर ऊपर में सी माइनस बी है तो इसको अगर हम लिख ले
दिस इज सी प्लस ऑफ ए और माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा, दिस इज ए प्लस ऑफ बी अपॉन में नीचे दिस इज ए प्लस ऑफ बी इंटू क्या हो जाएगा, दिस इज सी प्लस ऑफ ए हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से बी प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/a+c माइनस, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे ये जो टर्म है ये इससे कैंसिल आउट होगा 1/b+c, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/a+b माइनस टाइम्स ये इससे कैंसिल होगा माइनस टाइम्स 1/a+c आएगा। अब इसको अगर हम इस तरफ ले जाए और इसको उस तरफ ले जाए तो हमें ये दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, 2/a+c, दिस इज इक्वल टू 1/a+b प्लस 1/b+c। तो इसका मतलब ये हमें दिखाई दिया कि ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो टर्म है 1/a+b और बीच में जो टर्म है 1/a+c और फिर उसके बाद 1/b+c आर इन क्या हो जाएगा, आर इन AP हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हम चाहते तो इसको भी पहले लिख सकते थे और इसको बाद में लिख ले, है कि नहीं? तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट के अगर इक्वल आ जाए इसका मतलब वो AP का क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है, सही बात है। अब इसी रिजल्ट को अगर हम यूज कर ले सेकेंड पार्ट का रिजल्ट निकालने में तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं, इस रिजल्ट को यूज करते हैं सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में अभी जो निकल के आया है, फर्स्ट पार्ट में क्या निकल के आया है कि फर्स्ट पार्ट में सर ये रिजल्ट था, दैट इज क्या रिजल्ट था कि सर 1/b+c और फिर उसके बाद क्या है 1/a+c और फिर उसके बाद 1/a+b आर इन किस में है, आर इन AP है, आर इन AP है, सही बात है। अगर ये AP में है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आप समझने का प्रयास करिए, आप कोशिश करिए। तो अगर ये AP में है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी, कोई एक फिक्स क्वांटिटी हम क्या करते हैं, सब में एडिशन करें या सब्ट्रैक्ट करें, अभी भी AP में रहेगा, तो सही बात है। तो इसका मतलब ये अगर हम ऐड कर देते उसमें 1/b+c माइनस टाइम्स 1/a+b+c, फिर इसमें भी वही ऐड करते 1/a+c और फिर माइनस टाइम्स 1/a+b+c, फिर 1/a+b और फिर माइनस टाइम्स 1/a+b+c। तो अभी भी ये क्या AP में ही रहेगा, सही बात है। अब इसका कैलकुलेशन ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, a हो जाएगा दिस इज b+c इंटू क्या हो जाएगा a+b+c होगा और फिर उसके बाद ये इधर जाएगा तो b हो जाएगा a+c इंटू में क्या आएगा a+b+c और फिर उसके बाद ये इधर जाएगा c/a+b इंटू क्या होगा a+b+c होगा। इज दैट क्लियर? अब समझने का प्रयास करिए। अब देखिए 1a+b+c a+b+c कॉमन है सब में, है कि नहीं? तो पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई इस टर्म बाई किससे, हम a+b+c से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि फिक्स्ड एक क्वांटिटी से पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी भी ये किस में रहेगा, AP में ही रहेगा, है कि नहीं? तो AP में था और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो रिजल्ट है वो आ जाएगा a/b+c और फिर उसके बाद ये हो जाएगा b/a+c और उसके बाद c/ ये a+b, ये भी किस में रहेगा, AP में ही रहेगा। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से क्या हो गया कि ये जो टर्म है ये सब किस में रहेंगे, AP में ही रहेंगे। क्लियर है क्या, आपको समझ में आई? कोई इसमें परेशानी समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है क्या? नाउ नेक्स्ट जो है अब हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट। अर्थमेटिक मीन आगे चल के हम पढ़ेंगे GP, तो वहां पे देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन, है कि नहीं, फिर हार्मोनिक मीन। तो ये मीन का कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम समझते हैं। तो चलिए, हाँ तो बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट, तो अर्थमेटिक मीन मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का मतलब है क्या, पहले देखिए कोई भी दो नंबर अगर गिवन है उसमें बोल दिया जाए एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करिए, तो इसका मतलब यह है, सिंपल सा मतलब कि एन नंबर्स इंसर्ट करिए सच दैट वो सारे नंबर मिलके AB के साथ मिलके फिर से एक AP सीरीज बनाए, है कि नहीं? तो यहाँ पे इंसर्टिंग एन अर्थमेटिक मीन्स,
तो सबसे पहले हम यही समझेंगे, इंसर्टिंग एन अर्थमेटिक मीन्स। एम मतलब अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर है ए और बी के बीच में। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब पहले क्लियर करना होगा। ए मान लेते हैं पहला अर्थमेटिक मीन A1 है, दूसरा A2 है, फिर तीसरा A3 है, फिर A4 है, और ऐसे करके चल रहा है, और ये लास्ट में AN है, और फिर उसके बाद B है। तो R इन AP में रहना चाहिए, AP में होना चाहिए, तो ठीक है। तो यहाँ पे अब ये एक नया AP सीरीज बन गया जिसमें ये n अर्थमेटिक मीन्स है, दीज आर द अर्थमेटिक मीन्स। हाउ मेनी टर्म्स आर टोटल इन देयर, टोटल कितने टर्म्स हैं इसमें? तो टोटल ये है, तो अपने पास यहां से लेके यहां तक है n टर्म्स, है कि नहीं? और फिर ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो टोटल n+1 टर्म्स हो गए, है कि नहीं? तो इसमें हो गया टोटल दैट इज n+2 टर्म्स, है कि नहीं? n+2 टर्म्स आर देयर। तो n+2 टर्म्स है, तो सबसे पहले अगर कॉमन डिफरेंस निकालने की बात करें, क्योंकि फर्स्ट टर्म a पता ही है कि नहीं? तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा हम निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म हमें पता है b है, तो b इक्वल टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस दिस इज n+2 माइनस ऑफ 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये n+1 बन जाएगा। इसको अगर हम इस तरफ लेके आए और n+1 से डिवाइड कर दे तो हमें ये दिखाई देगा d इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ऑफ a अपॉन में क्या हो जाएगा, दिस इज n+1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये d का वैल्यू आ जाएगा, d इक्वल टू b माइनस a बाई n+1 आ जाएगा। अब d का वैल्यू आ गया तो आप समझिए इसमें पहला a1 का वैल्यू क्या होगा, a1 इक्वल टू अगर लिखना हो तो इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, दैट इज a प्लस डी आएगा, है ना? a2 अगर लिखना हो तो क्या आएगा, दिस इज a प्लस 2d आएगा। फिर ऐसे करके an अगर लिखना हो तो दिस इज an इक्वल टू a प्लस nd हो जाएगा, है ना? an मतलब nth अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे ये देखिए ध्यान से, nth अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला a प्लस एन डी है, ना कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है कि नहीं? तो nth अर्थमेटिक मीन a प्लस एन डी है, और d का वैल्यू ये है b माइनस a बाई n+1 है। इसमें एक रिजल्ट है दैट इज सम ऑफ ऑल द अर्थमेटिक मीन्स, है ना? तो सम ऑफ ऑल द अर्थमेटिक मीन्स अगर निकाले, सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स एम्स क्या होगा, दैट इज a1 प्लस ऑफ a2 अप टू कहाँ तक, an तक का सम अगर निकालेंगे तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे a वाले टर्म को पहले ऐड करिए, a प्लस a कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा, तो हो जाएगा na प्लस, फिर उसके बाद अब यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू कहाँ तक, n तक जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक, n तक, और ये d हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा क्या, दिस इज na प्लस n इंटू n प्लस ऑफ 1/2 हो जाएगा, है कि नहीं? और इंटू डी हो जाएगा। अब डी का जो वैल्यू है, डी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डी का वैल्यू क्या है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, डी का वैल्यू क्या है इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल द मीन्स समेशन ऑफ ए आई, है कि नहीं, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो इसका समेशन अगर करें, इसका फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं na प्लस n इंटू n प्लस ऑफ 1/2, और d का वैल्यू क्या था, b माइनस a बाई दिस इज n प्लस ऑफ 1 था, सही है? ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम अगर लेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ an प्लस ऑफ n टाइम्स ऑफ b माइनस ऑफ na अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास an प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, bn डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा n टाइम्स दिस इज a प्लस ऑफ b बाई 2। अब ये समेशन ऑफ ऑल द अर्थमेटिक मीन्स हो गया। ये अगर बोल दे इसको a बोल देते हैं, है कि नहीं, a। तो यहाँ पे समेशन ऑफ ए आई इक्वल टू आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a, वेयर a इज व्हाट, a इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन। इसको आप याद रखें, इस फॉर्मूले को याद रखें, काफी काम का चीज है। वेयर a इज द व्हाट, a इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन, a इज सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। कोई भी गिवन नंबर होगा उसके बीच का सिंगल अर्थमेटिक मीन है। तो सारे अर्थमेटिक मीन का जो समेशन है ये n टाइम्स ऑफ a के इक्वल आ गया, है कि नहीं? इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या याद रखना है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है d का वैल्यू, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप याद रखिए।
इस फॉर्मूले को अगर हम याद रखेंगे, d इक्वल टू क्या है, दिस इज d इक्वल टू जो निकल के आया अभी अपने पास, d इक्वल टू b माइनस ऑफ a बाई n प्लस ऑफ 1। n इज द नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, जितने इंसर्ट किए जाने हैं वो है, और b लास्ट नंबर, a फर्स्ट नंबर, सही है। d निकाल देंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला आप याद रखें, an nth अर्थमेटिक मीन, कौन सा अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है, उसके लिए a प्लस एन डी है, सब कुछ पता होगा, यहाँ पे निकाल के रख सकते हो। फिर बाकी उसके बाद ये एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप याद रखें, दैट इज वेरी यूजफुल। और उसके बाद हम इस पे कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इंसर्ट 20 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन द नंबर 4 एंड 67। 4 एंड 67 के बीच में 20 अर्थमेटिक मीन्स आपको इंसर्ट करने, मतलब वो नंबर्स निकालने हैं सच दैट वो एक नया एपी सीरीज में बन जाए, है कि नहीं। तो इसको आप सॉल्व करिए वेल एंड गुड, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, टेक योर टाइम, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो ठीक है बच्चों, आपने सॉल्व किया होगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 अर्थमेटिक मीन्स था, पहला नंबर था 4 और उसके बीच में A1, फिर उसके बाद A2, फिर उसके बाद क्या है A20 है, सही है, और फिर लास्ट में क्या है 67 है। हाँ तो बच्चों सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसमें D का वैल्यू अगर निकालेंगे तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 67 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 20 प्लस ऑफ 1, 63 बाई 21, ये कितना आएगा 63 बाई 21, दिस विल बी 3। अब यहाँ पे A1 का जो वैल्यू है दिस इज A प्लस डी हो जाएगा, फिर A2 का जो वैल्यू है दिस इज A प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा, फिर ऐसे करके A20 जो है दिस इज A प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 20D हो जाएगा। तो A प्लस डी मतलब 4 प्लस 3 कितना होगा 7, तो फिर इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, दैट विल बी 10, फिर ऐसे अगला टर्म क्या होगा 13 होगा, फिर यहाँ पे दिस विल बी फर्स्ट टर्म कितना आएगा 4 आएगा, 4 प्लस 20 इंटू 3 दिस इज 60 प्लस ऑफ 4 दैट विल बी 64 आएगा, है क्या नहीं। तो इसमें आप 3 ऐड करोगे फिर से लास्ट टर्म मिल जाएगा। इस प्रकार से ये सारा हमने टर्म्स निकाल लिया, इज दैट क्लियर। फिर चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस, if 101 arithmetic means m's are inserted between 1 and 99, find their sum, इनका सम निकालना अपने, ठीक बात है कि फाइंड देयर सम। तो चलिए आप इसको ट्राई करिए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है कि नहीं। दिस इज ए वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सिंपल रिजल्ट बेस्ड है। 101 अर्थमेटिक मीन्स है, मतलब n का वैल्यू कितना है 101 है, और ये फर्स्ट टर्म है a का वैल्यू ये है, दिस इज a है, और ये क्या है b है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और अटेम्प्ट करके आंसर आप निकालिए, इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे अब। तो ठीक है बच्चों, आपने सॉल्व किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे समेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात क्वेश्चन क्या है, 1 से लेके यहाँ पे अर्थमेटिक मीन्स A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, फिर A4 है, कहाँ तक है ये, दिस इज A101 है, और फिर लास्ट नंबर क्या है 99 है। तो ये सब जो सारे अर्थमेटिक मीन्स हैं इसके हमें सम निकालने हैं। तो इसका जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था, निकाला था, दिस इज समेशन ऑफ AI वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to n, दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ A, वेयर A इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, n का वैल्यू यहाँ पे अगर रख देंगे 101 इंटू A प्लस ऑफ B बाई 2 हो जाएगा सिंगल अर्थमेटिक मीन, दिस इज 101, A का वैल्यू कितना है, दिस इज 1 प्लस दिस इज 99 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा ये, दिस इज 101 इंटू 50, दिस इज कितना आ गया 50 आ गया, है कि नहीं।
1 to 100 तक का ये सम है। इज दैट क्लियर? कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत ही आसानी से हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये सब, एग्जाम्स में डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। आप अगर याद रखो तो बेहतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस। If p arithmetic means are inserted between 5 and 41, then find a3 upon ap minus of 1. फाइंड p का वैल्यू आपको निकालना है। देन फाइंड p इफ इट इज गिवन दैट a3 अपॉन ap माइनस 1 का रेशियो है ये 2/5 के इक्वल है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक नंबर है 5 और फिर दूसरा नंबर 41 है, उसके बीच में कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए जा रहे हैं, दैट इज p अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन देम। ठीक है, उसके बाद फिर बोला जा रहा है कि थर्ड अर्थमेटिक मीन और p माइनस 1th अर्थमेटिक मीन का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 2/5 के इक्वल है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, p का वैल्यू फाइंड आउट करना है, p क्या होगा। तो आप इसको एक बार अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन को हमें प्रोसीड करना चाहिए। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन बस करना है, बाकी तरीका हमने बता दिया है कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है। आप एक बार वीडियो पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए और फिर p का वैल्यू निकाल के देखिए क्या आता है। हाँ तो बच्चों आपने अटेम्प्ट किया होगा, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ लेट अस सॉल्व इट। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर इसको सॉल्व करें, एग्जांपल क्या सॉल्यूशन के तौर पे अगर सॉल्व करें तो देखिए सबसे पहली बात कि एक नंबर है 5, फिर उसके बाद a1, फिर a2, फिर a3, फिर ऐसे करके कहाँ तक है ये ap माइनस 1 और फिर उसके बाद ap है और उसके बाद अगला नंबर है 41 है, दिस इज 41, ये है कि नहीं। तो ये सब एक एपी में एपी कॉन्स्टिट्यूट करेगा, है ना, एपी सीरीज बनाएगा। अब इसमें ये सब सारे अर्थमेटिक मीन्स हैं। सबसे पहले हम डी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक बात है सर। तो डी का वैल्यू निकालते हैं, तो डी का वैल्यू जैसे हम निकालेंगे तो दिस विल बी व्हाट, डी इक्वल टू हो जाएगा सर 41 माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई p प्लस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 36 बाई n प्लस ऑफ 1 आएगा, है कि नहीं। तो ये डी का वैल्यू आ गया। अब d का जो वैल्यू आया n की जगह यहाँ पे p होगा, दिस इज p प्लस ऑफ 1, है ना, p प्लस ऑफ 1। अब समझिए कि a3 क्या होगा, फॉर्मूला an का फॉर्मूला क्या होता है, तो a3 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस ऑफ 3d हो जाएगा, सही बात है। फिर a p माइनस ऑफ 1 अगर निकालेंगे तो a प्लस ऑफ p माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बाद में हम d का वैल्यू रख देंगे। अब नाउ 5 टाइम्स ऑफ a3 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ap माइनस 1, तो जो गिवन रिजल्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन ये है कि सर 5 टाइम्स ऑफ a3 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ap माइनस ऑफ 1 है कि। अब यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ a3 का जो वैल्यू है व्हाट इज a3 इज a प्लस 3d, तो रख देते हैं यहाँ पे सर a प्लस ऑफ 3d इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ap माइनस 1, तो दिस इज ap माइनस 1 का जो वैल्यू है a प्लस क्या हो जाएगा, दिस इज p माइनस ऑफ 1 इंटू डी हो जाएगा, है कि नहीं। अब 5a और ये 2a, इसको अगर हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5a माइनस 2a दैट इज 3a इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अब इसको अगर उस तरफ ले ले तो हो जाएगा 2p माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ दिस इज 15 टाइम्स दिस इज d हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 2a को हमने इधर ले आया, 5a माइनस 2a दैट इज 3a, d का जो टर्म है दैट इज 2p माइनस ऑफ 2, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये 15 है, इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, बस यही किया है। अब इसमें आगे हम कैलकुलेट करते हैं, आगे का कैलकुलेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 3a इक्वल टू 2p माइनस ऑफ 17
2p माइनस ऑफ 17 इंटू डी हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे 3a इक्वल टू 2p माइनस ऑफ 1। अब a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू यहाँ पे देखो 5 है कि नहीं, और फिर d का भी वैल्यू हमने निकाल रखा है, तो रख देते हैं। अब यहाँ पे 15 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब 2p माइनस ऑफ 17 इंटू डी का वैल्यू कितना है, दैट इज 36 अपॉन में क्या था, दिस इज p प्लस ऑफ 1 था। अब हम इसको इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो दिस विल बी व्हाट, 15 टाइम्स ऑफ p प्लस ऑफ 15, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 2p, दैट इज 72p, 72 इंटू p माइनस ऑफ 17 इंटू दिस इज 36। इज दैट क्लियर, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। अब हम इसको इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो दिस इज व्हाट 17 इंटू 36 प्लस ऑफ 15, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इधर 72p और माइनस ऑफ 15 टाइम्स ऑफ p हो जाएगा, सही है। अब हम डिवाइड कर लेते हैं, तो दिस इज व्हाट p इज इक्वल टू आ जाएगा 17 इंटू 36 प्लस ऑफ दिस इज 15 अपॉन में दिस इज 72 माइनस ऑफ 15, सही है। यही है कैलकुलेशन का पार्ट। अब जो ऊपर नीचे कॉमन टर्म दिख रहा है उससे हम क्या करते हैं, उसको पहले रिमूव कर लेते हैं। 3 हमें लग रहा है सब में कॉमन दिख रहा है, तो हम 3 को अगर रिमूव कर लेंगे तो ये क्या दिखेगा, इसमें से आ जाएगा 17 इंटू दिस इज 12 प्लस ऑफ 5 अपॉन नीचे इसमें से अगर निकाल ले 3, 24 आएगा, 24 माइनस ऑफ 15, 24 माइनस ऑफ 5 दैट इज 19 आ जाएगा। तो 24 माइनस 5 दिस इज 19, सही है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका कैलकुलेशन ऊपर कर लेते हैं। ऊपर में क्या दिख रहा है, 17 इंटू 12, 17 इंटू 12 इज व्हाट 170, देखिएगा ध्यान से, 170 प्लस 34, 170 प्लस 34, 204 प्लस ऑफ 5, तो ये हो जाएगा 209 है ना, 209 अपॉन 19, सही है। अब 19 के आसपास अगर देखें, 19 इंटू 10 कितना होता है 190, 190 प्लस 19 करेंगे तो मेरे ख्याल से 209 आ जाए, मतलब 11 से कैंसिल आउट होगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो p का जो वैल्यू है p इक्वल टू 11 आ गया, है ना। तो कैलकुलेशन करने में देखिए हमने क्या सावधानी ध्यान दिया है यहाँ पे, कि हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करने पे फोकस नहीं किया है। कि यहीं पे कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे मल्टीप्लाई यहीं पे करने लग जाते हैं, यहाँ पे माइनस करने लग जाते हैं, इतना भयंकर भयंकर नंबर दिखता है, फिर कैलकुलेशन वो कर नहीं पाते सही से। तो हमने क्या किया है, जो कॉमन वाला फैक्टर्स था पहले उसको रिमूव किया, कि हमें छोटे छोटे टर्म्स मिले, मल्टीप्लाई करते वक्त, कैलकुलेशन करते वक्त जितना आसान रहे, एक्सप्रेशन को जितना सिंपल और जितना आसान आप रख पाओ उतना रखो, है कि नहीं। दैट विल हेल्प यू ए लॉट, वो हमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है, ठीक बात है क्या। तो इस तरीके से हमने p का वैल्यू निकाल लिया। कर सकते हैं आप भी इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे, इफ दिस इज an प्लस ऑफ bn divided by this is a raised to power n minus of 1 plus b raised to power n minus of 1 is the arithmetic mean between the number a and b, between the number a and b, find the value of n, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो आप इसको एक बार ट्राई करिए, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये, लेकिन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निक के साथ करिए, इसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है बच्चों। फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको बेहतर लगेगा, समझ में आएगी चीजें, ठीक है। तो लेट अस डू दिस प्रॉब्लम। आपने सॉल्व किया होगा, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा है। अगर आंसर आ गया हो तो सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो इसका सॉल्यूशन अगर करें तो देखें इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर दोनों का अर्थमेटिक मीन है तो a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर a प्लस ऑफ a और b के बीच का अर्थमेटिक मीन है a प्लस b बाई 2, सही है। अब ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं,
2 टाइम्स ऑफ ए एन प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एन, दिस इज इक्वल टू ए से अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर ऑफ एन आएगा, है कि नहीं, फिर प्लस ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन, प्लस बी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन होगा। सही है। अब ये इधर अगर आएगा यहाँ पे तो इसके साथ इसको मर्ज कर देते हैं, तो ए की पावर ऑफ एन प्लस इसको हम इसके साथ ले आते हैं तो दैट विल बी व्हाट, बी की पावर ऑफ एन इज इक्वल टू, इस तरफ बच रहा है ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन प्लस बी इंटू ए की पावर एन माइनस ऑफ वन। सही बात है। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले टर्म को इसके साथ ले आते हैं, तो ये ए की पावर एन माइनस बी इंटू दिस इज ए की पावर एन माइनस वन, फिर प्लस बी की पावर एन माइनस ऑफ ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब इस दोनों में से कुछ कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन अगर ले ले तो ए की पावर एन माइनस ऑफ वन कॉमन आ जाएगा, दिस विल बी ए माइनस ऑफ बी। अब यहां से अगर देखें तो यहां से भी कॉमन आ जाएगा, बी की पावर एन माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, बी की पावर एन माइनस वन कॉमन आ जाएगा तो दिस विल बी बी माइनस ऑफ ए इक्वल टू जीरो। अब ये फैक्टर और ये फैक्टर दिख रहा है मसाला, तो ये माइनस मसाला, तो इसका मतलब ये टोटल टर्म फैक्टराइज हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा, दिस इज ए माइनस ऑफ बी इंटू क्या हो जाएगा, ए की पावर ऑफ एन, ए की पावर एन माइनस वन माइनस ऑफ बी की पावर एन माइनस ऑफ वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान दीजिए कि दो नंबर है ए और बी के बीच का, है ना, अगर यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी लिख दिया जाए क्योंकि दोनों डिफरेंट नंबर हो गए, सेम होगा तो कोई अर्थमेटिक मीन का मतलब ही नहीं, वही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब ये तो अगर जीरो नहीं है तो इसको जीरो होना पड़ेगा मजबूरी में, है कि नहीं। इसको अगर जीरो होना है तो कैसे जीरो होगा, ये देखिए ध्यान से। अब ये जीरो होने के लिए ए की पावर एन माइनस वन इक्वल टू बी की पावर एन माइनस वन होगा, है कि नहीं। सही बात है कि। अब इसको अगर इस तरफ लेके आए तो हमें ए बाई बी की पावर एन माइनस ऑफ वन इक्वल टू वन दिखेगा। अब ए इज नॉट इक्वल टू बी है, मतलब ये वन तो नहीं है, तो इक्वल टू वन अब एक ही केस में हो सकता है कि सर पावर जीरो हो जाए, मतलब एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, मतलब एन इक्वल टू वन आ गया, है कि नहीं। तो एन का वैल्यू वन हो जाएगा तो ये अर्थमेटिक मीन बन जाएगा, ऐसे फील आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे एन का वैल्यू वन रखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए प्लस बी और नीचे ए की पावर जीरो वन, बी की पावर जीरो वन, तो टू हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू। तो ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू ही होगा। सिंगल अर्थमेटिक मीन की अगर बात करें तो ए प्लस बी बाई टू ही आएगा। सही बात है। तो इस तरीके से क्या है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या परेशानी जैसी बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज एपी का, ये बात हो गया। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो जीपी की बात, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसको देखते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो देखिए जैसे जैसे जीपी में बात किया गया है एपी में, उसी प्रकार से जीपी में भी बातें चलेंगी। तो हेडिंग डालते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब क्या है, दैट इज जीपी। तो जीपी में क्या है, इसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या है जीपी का। जैसे एपी में बेसिक प्रॉपर्टी था कि डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, दो लगातार टर्म्स का जो रेशियो होगा दैट विल बी ए कांस्टेंट वैल्यू, है कि नहीं। तो उसको हम बोलते हैं जीपी। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं, the ratio of two consecutive terms remains constant। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सही बात है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि इज दैट Tn बाई Tn माइनस ऑफ वन इज इक्वल टू आर। यहाँ पे आर जो होता है इस रेशियो को बोलते हैं कॉमन रेशियो, दिस इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो। एक कॉमन रेशियो कहलाएगा। सही है। अगर ये रेशियो है तो ऑब्वियस सी बात है कि आर का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, है कि नहीं।
आर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर रेशियो का क्या मतलब रहेगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ से अगर कुछ बातें अगर देखें ध्यान से, तो एपी का हमें टर्म्स कैसा दिखाई देगा, जनरल टर्म्स कैसा दिखाई देगा, है कि नहीं। तो जनरल टर्म लिखना हो तो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हो, इसमें कोई समस्या और परेशानी जैसी बात नहीं है कि नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे अगर बात करते हैं कि जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म अगर देखें तो सबसे पहले इसी फॉर्मूला को अगर फॉलो करें, फॉर्मूला को अगर फॉलो करें तो एन का वैल्यू जैसे हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा T2 बाई T1 इज इक्वल टू आर, फिर T3 बाई T2 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर, फिर ऐसे करके T4 बाई T3 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर, और ऐसे करके लास्ट में Tn बाई Tn माइनस ऑफ 1 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर। सही बात है क्या। अब ये सबको अगर मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई, और ये जो पहला एक्सप्रेशन है ये दूसरा है, और ऐसे करके कितने एक्सप्रेशन है पहले, हाउ मेनी एक्सप्रेशंस आर देयर, तो यहाँ से फॉलो कर लीजिए 1 2 3, ये n माइनस 1 है, तो इसका मतलब ये n माइनस 1 1th इक्वेशन है। अगर सबको मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई ऑल, सबको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए ध्यान से क्या होगा। तो सर मल्टीप्लीकेशन में हमें दिखेगा T2 बाई T1, फिर इनटू क्या दिखेगा, यहाँ से देखिए T3 बाई T2, फिर T3 बाई T2, फिर ऐसे ही, फिर अगला क्या दिख रहा है T4 बाई T3 है, फिर ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में मल्टीप्लीकेशन में टर्म आएगा Tn बाई Tn माइनस ऑफ 1। अब यहाँ पे इधर RHS में R कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, तो सर R की पावर n माइनस 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जितने टर्म्स होंगे, जितने इक्वेशंस है, उतनी बार R मल्टीप्लाई होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए ये टर्म इससे कैंसिल होगा, ये अगले से कैंसिल होगा, लास्ट में ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल होगा, तो हमें ये दिख रहा है कि Tn बाई T1 दिस इज इक्वल टू R की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से Tn जो आया, Tn इक्वल टू आ गया दिस इज T1 इंटू R की पावर n माइनस ऑफ 1। T1 मतलब अगर बोल दे फर्स्ट टर्म A है, तो यहाँ पे हमें दिखेगा Tn इक्वल टू दिखेगा A इंटू दिस इज R की पावर n माइनस 1, है ना। इफ T1 इक्वल टू A है, अगर T1 का वैल्यू A ले ले, तो हमें इस तरीके से जीपी का जो जनरल टर्म है Tn इक्वल टू nth टर्म क्या होगा, A इंटू R की पावर n माइनस 1 आएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीपी का जो जीपी का टर्म्स, जीपी टर्म्स कैसे दिखाई देंगे। सर पहला टर्म अगर A है, कॉमन रेशियो R है, तो अगला AR होगा, फिर अगला क्या होगा AR स्क्वायर, फिर अगला AR क्यूब, R से मल्टीप्लाई करते चलेंगे, तो ये लास्ट टर्म nth टर्म क्या आया है, A की पावर R माइनस ऑफ 1 आया है। फीलिंग से भी समझ सकते हैं कि सर पहले वाले में अगर R की पावर 1 है, तो दूसरे में R की पावर ऐसे करके दिख रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म इज A, R की पावर 0, फिर सेकेंड टर्म में R की पावर 1, थर्ड में R की पावर 2, एक एक कम है, तो nth में R की पावर n माइनस 1 होना चाहिए। सही बात है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमें जीपी का सारा टर्म मिल गया, कोई दिक्कत है क्या। अब इसमें एक बात और ध्यान रखिए कि R का वैल्यू कैन नॉट बी 0, वैल्यू ऑफ R इज नॉट 0, तो R कैन नॉट बी 0, है कि नहीं। और उसके बाद एक और चीज नोट डाल के अगर लिखे कि नो टर्म ऑफ जीपी, नो टर्म ऑफ जीपी, नो टर्म ऑफ जीपी, जीपी सीरीज कैन बी 0, ठीक है। कोई भी टर्म 0 के इक्वल नहीं होगा, पहली बात। अच्छा एक बात और, अगर कोई जीपी सीरीज इंक्रीजिंग नेचर का है कि वैल्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, अगर वो ए का वैल्यू मान लो सपोज दैट पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है, तो बढ़ते ही जा रहा है, इसका मतलब क्या है, आर का जो वैल्यू होना चाहिए, मतलब अगला टर्म पिछले वाले से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं। बढ़ते इंक्रीजिंग सीक्वेंस का ये मतलब है कि टी एन अगर इफ टर्म्स आर पॉजिटिव, पॉजिटिव इन नेचर है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि T2 मस्ट बी ग्रेटर देन Tn, मस्ट बी ग्रेटर देन Tn माइनस ऑफ 1, यही होना चाहिए, है कि नहीं। तो Tn क्या था, Tn को अगर ध्यान से देखें तो सर ये था AR की पावर n माइनस 1 इज ग्रेटर देन A इंटू R की पावर क्या है, ये n माइनस ऑफ 1 है कि नहीं।
तो यहाँ पे अगर ध्यान दे कि अगर मान ले कि a इज ग्रेटर देन 0, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो यहाँ से हमें अगर इसको इस तरफ लेके आए, ये n-2 होगा जो कि tn-1 है। अगर हम इसको इस तरफ लेके आए तो इसका मतलब क्या है, ये r बचेगा, तो r का जो वैल्यू है r ग्रेटर देन 1 होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये समझ में आया कि अगर कोई जीपी सीरीज इंक्रीजिंग नेचर का है, इफ जीपी सीरीज इज इंक्रीजिंग नेचर, है कि नहीं, इफ जीपी सीरीज is increasing and a is greater than 0, then इसका मतलब ये हुआ कि then r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, है कि नहीं। अगर इसी में अगर बात कर ले, दूसरी बात, सेकेंड बात कि if gp is डिक्रीजिंग नेचर का है एंड फर्स्ट टर्म इज लेस देन 0, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि r का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, घटता जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये सब बातें, छोटी छोटी बातें हैं, तो आप इसको ध्यान से रखिए, ध्यान में रखिए, कोई इसमें समस्या परेशानी जैसी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें सम निकालते हैं। इसका सम कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है सम निकालने का, है कि नहीं। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज, सम ऑफ दिस इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज। किसी जीपी सीरीज का सम ऑफ n टर्म्स अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर बात करें s इक्वल टू हम बोल देते हैं a प्लस ऑफ दिस इज ए आर प्लस ऑफ ए आर स्क्वायर, ऐसे ही चलता जा रहा है, और दिस इज ए आर की पावर n-2 प्लस दिस इज ए आर की पावर n-1। अब इसमें कॉमन रेशियो अगर r से मल्टीप्लाई कर ले तो फर्स्ट टर्म आगे की तरफ एक एक टर्म शिफ्ट कर देते हैं। ये टेक्निक आप याद रखिएगा, आगे भी चल के यूज होगा। तो यहाँ पे एक टर्म को अगर आगे शिफ्ट कर दे, a क्या बन जाएगा, ए आर बन जाएगा, फिर इसमें अगर मल्टीप्लाई होगा r से तो इसका मतलब ए आर क्या बन जाएगा, दिस विल बी ए आर स्क्वायर, ऐसे करके ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल बी ए आर की पावर n-1, और ये टर्म एक आगे शिफ्ट होके ए आर की पावर n बन जाएगा, सही है। अब दोनों को अगर हम माइनस कर दे, दोनों फर्स्ट और सेकंड को, हाँ तो बच्चों अगर दोनों को माइनस कर दे तो ये हो जाएगा दिस इज s1 - r इक्वल टू a, ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फिर ये a माइनस ऑफ लास्ट टर्म क्या बचेगा, a इंटू आर की पावर n, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, a अगर कॉमन ले ले तो दिस इज 1 माइनस आर की पावर n अपॉन दिस इज 1 माइनस ऑफ r। इसी को अगर माइनस ऊपर से कॉमन ले ले, नीचे से भी कॉमन ले ले, तो ये हमें दिखाई देगा a इंटू आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाई दिस इज r माइनस ऑफ 1। इज दैट क्लियर, कोई इसमें समस्या और परेशानी जैसी बात नहीं है। आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, बस ध्यान रखना सिमेट्रिक ऑर्डर में है, ऊपर 1 माइनस आर की पावर n है तो नीचे भी 1 माइनस आर है, अगर r की पावर n-1 है तो r माइनस 1 है, ठीक बात है। यहाँ पे a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, सही है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग द सम निकालने के लिए, सारे टर्म्स का सम निकालने का ये फॉर्मूला है। अब इसमें एक बात होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज, है कि नहीं। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज, एक चीज देखते हैं यहाँ पे अलग से, हम देखते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज। इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब एस इन्फिनिटी, मतलब देखिए इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, एस एन निकाल लिया, अगर एन को अगर हम लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी लगाए तो वही एस इन्फिनिटी निकाल के देगा। तो एस एन कभी भी एस इन्फिनिटी अगर निकालना हो तो एस इन्फिनिटी इज अ सिंबल नॉट ए नंबर, कि इन्फिनिटी रख रहे हैं एन की जगह पर, नहीं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये। एस इन्फिनिटी का मतलब होता है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन, सही बात है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी,
और Sn का फॉर्मूला क्या था, a इंटू दिस इज r की पावर n माइनस 1 बाई दिस इज r माइनस ऑफ 1 था, यही था फॉर्मूला। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमेशा क्या ये निकाल सकते हैं हम, n देखो कहाँ पे, लिमिट किस पे लगा है, n पे लगा है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो n का टर्म यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, एक ही जगह पे है, यहाँ पे है। तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर ये नंबर बेस जो वैल्यू है, बेस का वैल्यू अगर लेस देन 1 हुआ है ना, जैसे -1 से +1 के बीच में अगर है, और उसके पावर में इन्फिनिटी ले जा रहे हैं, दैट विल अप्रोच टू ए जीरो वैल्यू। देखिए कैसे हम बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि क्यों जीरो को अप्रोच करेगा, समझिए इसमें ध्यान से। हम इसलिए बोल रहे हैं कि कारण समझिए इसमें, वाई इट विल अप्रोच टू जीरो। जैसे मान लो 1/2 है, तो 1/2 की पावर में अगर बोल देते हैं कि 1 है तो 1/2 ही आएगा। 1/2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। 1/2 का अगर पावर होगा और बढ़ा देते हैं, 1/2 का क्यूब कर देते हैं 1/8, और ऐसे करके 1/2 का पावर हम 10 कर दिए तो 1/1024 और छोटा नंबर बन गया। अगर ये पावर इन्फिनिटी हो जाए, बहुत बड़ा नंबर हो जाए, तो ये बहुत छोटा नहीं हो जाए, 0.0000 को 10 कर जाएगा। तो दैट्स वाई अगर यहाँ पे r का जो वैल्यू है, इफ mod of r is less than 1, if mod of r is less than 1, mod of r का वैल्यू लेस देन 1 है कि नहीं, समझिएगा ध्यान से। mod of r is less than 1, और एक चीज हम जानते ही है कि जीपी में r का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। एक चीज और, ये दोनों चीजें अगर सेटिस्फाइड है, 1 भी नहीं चलेगा, -1 भी नहीं चलेगा। तो mod of r is less than 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, दिस इज सेम एज कि r का वैल्यू -1 से +1 के बीच में, प्रोवाइडेड r इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब अब ये जो टर्म है ये 0 को टेंड कर जाएगा, तो दिस विल अप्रोच टू 0, है कि नहीं। ये जो टर्म है, दिस टर्म विल अप्रोच टू 0, तो बचेगा ऊपर क्या है, s इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस ऑफ a अपॉन दिस इज r -1। माइनस को अगर नीचे ट्रांसफर कर दे तो s इन्फिनिटी का फॉर्मूला आ गया a अपॉन 1 माइनस ऑफ r। आप इसको याद रखिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला टू रिमेम्बर, है ना। यहाँ पे अब तक हमने 3 फॉर्मूला निकाला है। पहला देखो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार हमने पहला फॉर्मूला जो निकाला था टीएन का, जीपी के लिए सबसे पहला फॉर्मूला टीएन का फॉर्मूला। टीएन का फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर की पावर n माइनस ऑफ 1। एसएन का क्या फॉर्मूला है सर, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, या इसी को लिख लो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन दिस इज 1 माइनस ऑफ r, सही है। और फिर उसके बाद s इन्फिनिटी का क्या फॉर्मूला है, a अपॉन 1 माइनस ऑफ r, है क्या नहीं। ये 3 फॉर्मूला है, और ये कब वैलिड है, वैलिड मतलब वैलिड फॉर, तो वैलिड फॉर जब r का वैल्यू कहाँ से कहाँ है, -1 से +1 और r इज नॉट इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर। ये तो जनरल बात है कि जीपी सीरीज में r का वैल्यू 0 नहीं आएगा। तो ये सब जो बातें हैं, ये जो 3 फॉर्मूला है, आप याद रखिए। इसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टेक केयर, गुड बाय।